नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास मंत्री के साथ जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया है। बता दें कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश के 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर, अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई। इसके साथ ही फेरी व्यवसायियों यानी कि स्ट्रीट वेंडर्स के पंजीकरण का वृहद अभियान और अंगिका 2.0 की भी लॉन्चिंग की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत BLC घटक से नवनिर्मित 15,600 आवासों का लोकार्पण भी किया गया। सीएम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम, पिथौरागढ़ नगर निगम और द्वितीय तथा कोटद्वार नगर निगम को तीसरा अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इसके साथ ही मसूरी नगर पालिका परिषद को प्रथम, डोईवाला नगर पालिका परिषद को द्वितीय और भीमताल को तीसरा अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया। विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी की भी आप सबको शुभकामना देता हूं और मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। ये हम सब लोगों के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जहां एक और हम राज्य के 52 नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाई, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, PM स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था
और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गांधी पार्क देहरादून में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सत्य, अहिंसा और त्याग के मार्ग से पूरे विश्व को शांति और एकता का संदेश दिया है। उनका जीवन दर्शन आज भी समाज को नई दिशा देने वाला है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से गांधी जी के विचारों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की प्रेरणा से ही हमें स्वच्छता, आत्मनिर्भरता और सादगी का संदेश मिलता है, जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। पूरे देश में आज विजयदशमी का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में भी रावण का 121 फुट का पुतला बनाया गया। विजयदशमी के मौके पर आज मुख्यमंत्री धामी ने सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और साथ ही कहा कि हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है और असत्य को त्यागना है। आज विजयदशमी का पर्व भी है। मैं विजयदशमी पर्व की सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में, अन्याय पर न्याय की जीत के रूप में प्रत्येक वर्ष हम विजयदशमी मनाते हैं। हमारे अंदर कहीं भी जो भी इस प्रकार की खराबियां हैं, कमियां हैं, उन सभी को आज का दिन विस्मृत करने का, छोड़ने का दिन भी है। मैं सभी को विजयदशमी की बधाई देता हूँ। और आज महात्मा गांधी जी की जयंती भी है, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है। उन दोनों महापुरुषों को प्रदेश के जो कृषि है और कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री का स्मरण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं पेश की। मंत्री जोशी ने कहा कि गांधी जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि वो पहले थे। उन्हें अपनाने से पूरे विश्व में शांति और सद्भाव स्थापित होगा। मंत्री जोशी ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए प्रदेश वासियों को बधाई दी और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लाल बहादुर शास्त्री ने आज़ादी की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई। शास्त्री जी ने देश को यशस्वी नेतृत्व में प्रदान किया है। राजधानी देहरादून में सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट्स के बाद आई लव मोहम्मद प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सड़क पर बवाल करने और पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई, जिस पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया।
कांग्रेस ने सरकार पर ही सवाल उठाए और कहा कि मोहम्मद का नाम लेना कोई गलत नहीं है। इस पर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि नाम लेना गलत नहीं है, लेकिन बवाल करना, पुलिस पर हमला करना और आम जनता को परेशान करना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर दंगा करना कतई उचित नहीं है। मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है, पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गालियां देना और अन्य आमजनों को तंग करना, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अपने मजहब के अनुरूप पूजा पाठ पद्धति करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके आड़ में किसी अन्य को परेशान किया जाए, ये कदापि उचित नहीं है। उत्तराखंड में यूके एसएससी की परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का दावा किया गया था। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवाओं को आश्वासन दिया था कि कल सुबह धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों को मान लिया गया है और इसके बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित किया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी युवाओं के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। मुख्यमंत्री के कदम से कांग्रेस की दोहरी राजनीति और कूच का मुद्दा अब समाप्त हो गया है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, युवाओं के मंच पर जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही थी और 3 तारीख का जो उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं के पक्ष में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बीच में जाकर के उनकी उन मांगों को माना है जिनके लिए युवा धरने पर बैठे थे। पर कांग्रेस की ये दोगली राजनीति, दोहरी राजनीति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो 2027 का सपना देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का ये सपना पूरा नहीं होगा और इस वक्त उनका ये धरना प्रदर्शन करना बेमानी सा होगा। पौड़ी मुख्यालय में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग समस्या के समाधान की दिशा में अब सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी स्वामी एस भदौरिया ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों जैसे धारा रोड, मॉल रोड, एजेंसी चौक और कंडोलिया का निरीक्षण कर पॉकेट पार्किंग बनाने की संभावनाएं तलाशी हैं। कुछ स्थानों पर अतिक्रमण हटाकर पहले ही दोपहिया पार्किंग शुरू कर दी गई है और जिलाधिकारी के निर्देश पर परमानेंट खड़े वाहनों को हटाया जाए ताकि यातायात सुगम हो सके। पॉकेट पार्किंग व्यवस्था लागू होने से शहरवासियों को राहत और यातायात में सुधार की उम्मीद है। जो हमारा ये मेन मार्केट है पौड़ी का, यहाँ पे काफ़ी अव्यवस्थित ढंग से व्हीकल्स खड़े होते हैं और उसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। तो आज सुबह हम लोगों ने नगर पालिका और जो हमारी विकास प्राधिकरण की टीम है और एसडीएम, तहसीलदार सभी के साथ में उसका निरीक्षण किया गया और जहाँ जहाँ पे भी अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी थी या परमानेंट पार्किंग खड़ी थी, परमानेंट गाड़ियाँ खड़ी थी, वहाँ के लिए भी निर्देशित किया है कि जो हमारी गाड़ी जैसे एजेंसी के पास में पूरा का पूरा पार्किंग खाली है तो उनको वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, जिससे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस मिले वहाँ पे हमारी रनिंग व्हीकल्स खड़ी हो सके। इसी तरह से हमारे जो जहाँ पे कैफ़े बना है उसके पास भी हम लोगों ने निरीक्षण किया, वहाँ भी काफ़ी अव्यवस्थित गाड़ियाँ खड़ी थी। उनको भी बताया गया है कि वहाँ जो हमारा सीसी ब्लॉक टूट गया है उसको तत्काल रिपेयर कराया जाए, जिससे उसको भी पार्किंग के लिए यूज़ किया जा सके। इसी तरह से कंडोलिया के पास में भी अतिक्रमण हटाया गया था, वहाँ पे ऑलरेडी 2 व्हीलर की पार्किंग बनाई जा चुकी है। तो साथ में हम लोग एनफोर्समेंट पे भी ध्यान देंगे और नई नई पार्किंग भी डेवलप करने का। उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है जहां पर राज्य के 2 सेवानिवृत्त सैनिकों को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मान पत्र प्रदान किया गया। माजरी ग्रांट निवासी सेवानिवृत्त नायक विनोद कुमार, उन्होंने मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था स्थापित कर उनके जो लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। डोईवाला पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। माजरी में आयोजित पूर्व सैनिक संगठन कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे और उन्होंने कहा कि विनोद कुमार ने सैनिक जीवन के बाद भी समाज उत्थान की दिशा में मिसाल कायम की है। और सामान्यतः सैनिक रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी करना चाहते हैं, जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छुटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार के द्वारा, माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा
विनोद जी को और एक अपने अन्य फौजी भाई को सम्मानित किया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे सैनिक, क्योंकि सैनिक बहुत छोटी उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, 36-37 साल, नायक हैं तो 40-42 साल, तो ऐसे उनको और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई हम भी कर सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं और 4 अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। दिवस पर आपको सम्मानित, देखो जब किसी को भी पारितोषिक मिलता है तो खुशी तो जाए जरूर होती है, ये तो है ही। और इसको मिलने का कारण मेरे साथ मेरा समाज भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे सहयोगी भी हैं और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं मेरे एम्प्लॉयमेंट वाले वो भी रहे हैं, सभी के मिलके ये मेरे को अचीव मिला हुआ है। जैसा कि होता है सम्मान में, ये काम करने के लिए हौसला बढ़ा है कि और अच्छा करेंगे और अच्छे मौके आएंगे हमारे लिए, तो उस पर अभी निरंतर काम करेंगे और मेहनत करेंगे। और लोगों से ये है कि कोई भी काम है समय और परिस्थितियों का जिसने ध्यान रख के काम किया वो कभी मार नहीं खाएगा, और समय को किसने नजरअंदाज कर दिया तो फिर समय कभी उसको मिलेगा नहीं। चारधाम यात्रा के प्रमुख धाम यमुनोत्री के कपाट इस वर्ष 23 अक्टूबर यम द्वितीया पर्व पर विधिपूर्वक शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे। इसके बाद मां यमुना का शीतकालीन प्रवास खरसाली स्थित यमुना मंदिर में होगा, जहां पर 6 महीने तक उनकी पूजा अर्चना और दर्शन किए जाएंगे। यमुनोत्री मंदिर समिति ने बताया है कि कपाट बंदी विशाखी नक्षत्र, आयुष्मान योग और अमृत बेला में किया जाएगा, जहां पर समारोह में समेश्वर देवता की डोली की अगुवाई में मां यमुना की उत्सव डोली भी शीतकालीन गद्दी स्थल के लिए रवाना कर दी जाएगी। आज अश्विन मास के संवत 2082 विजयदशमी के शरदीय नवरात्रि के पावन पर्व पर मां यमुना जी के कपाट बढ़ाए जाने का मुहूर्त श्री यमुनोत्री मंदिर समिति द्वारा पंचांग गणना के अनुसार तय किया जाता है, जो इस प्रकार है। मां यमुना जी के कपाट यमुनोत्री धाम में दिनांक 23 अक्टूबर 2025 संवत 2082 शक 1947 कार्तिक शुक्ल यम द्वितीया सप्त प्रविष्ट गुरुवार विशाखा नक्षत्र, आयुष्मान योग, धनु लग्न, अमृत बेला के शुभ अवसर पर समय आता है 12:30 पे समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुनोत्री धाम में मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। और उसी के बाद जो है 23 अक्टूबर के बाद मां यमुना जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में आगामी अक्षय तृतीया तक जो है होते रहेंगे। और सभी श्रद्धालुओं से हमारा एक आग्रह रहेगा कि भैया दूज का जो पावन पर्व है यमुनोत्री धाम में धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत ही पुण्यशाली पर्व है। इसमें आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए और सभी लोगों की सुख की कामना करते हैं और मां यमुना सभी के वंश वृद्धि करे, आरोग्यता प्रदान करे, यही जो है हमारी कामना रहेगी। सभी के उज्जवलमय भविष्य की कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बोल यमुना महारानी की जय। दशहरे के पावन अवसर पर द्वितीय केदार मदमहेश्वर धाम और तृतीय केदार तुंगनाथ धाम के शीतकालीन बंद होने की तिथि तय कर दी गई है। पंचांग गणना के अनुसार मदमहेश्वर धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे, जबकि तुंगनाथ धाम के कपाट 6 नवंबर के लिए शीतकालीन बंदी के लिए बंद रहेंगे। मदमहेश्वर धाम की चल विग्रह डोली 18 नवंबर के बाद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देती हुई 21 नवंबर को ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकालीन गद्दी पर विराजमान होगी। वहीं तुंगनाथ धाम की उत्सव डोली 6 नवंबर के बाद विभिन्न पड़ावों से होते हुए 8 नवंबर को मक्कूमठ से शीतकालीन गद्दी पर विराजमान कर दी जाएगी। इस दौरान बाबा के स्थल पर ही भक्तों को दर्शन दें। द्वितीय केदार मदमेश्वर जी का दिन विजयदशमी के दिन निश्चय होता है। आज भगवान केदारनाथ मदमेश्वर जी का दिन 18
तारीख नवंबर 2025 को कपाट बंद होगा। 18 तारीख को राशि में विश्रांति है, भंडार में विश्रांति है। 19 तारीख को राशि, 20 तारीख को गिरिया, 21 तारीख को भगवान अपना गद्दी स्थान मधुमेश वकीमठ ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होकर भगवान का भव्य मेला आयोजित हो जाएगी। जय श्री राम। राजापुर रोड पर एक्सीडेंट का एक वायरल वीडियो का एसएसपी देहरादून द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया। इस वीडियो में एसओ राजपुर की प्रथम दृश्य वीडियो में देखने पर सरकारी कर्मचारी होते हुए गलत आचरण और एक्सीडेंट करने पर तत्काल प्रभाव से थानाध्यक्ष राजपुर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा निलंबित किया गया। उक्त प्रकरण में प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर संबंधित के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करने के आदेश वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दे दिए गए हैं। देहरादून में श्री पृथ्वीनाथ महादेव जी मंदिर में चल रहे मेला मया के भजन संध्याओं के आखिरी दिन डांडिया का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालु जमकर थिरके और जय मां के घोष से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। और विदेशों में भी नवरात्र का त्योहार, शक्ति का पूजन और विजयदशमी का असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का त्योहार है। पूरा देश मनाता है, पूरे विदेशों में भी मनाया जाता है। उसके लिए सबको शुभकामनाएं दी है और सबको मैं जहां भी जा रहा हूँ, रामलीलाओं में भी मेरा बहुत जाना हुआ है। जीएसटी का जो लाभ मिला है उसके बारे में भी मैंने सबको अवगत कराया। हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं अपनी मम्मी के साथ एंड अपनी आंटी के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ यहाँ पे। आज लास्ट रामनवमी है, तो आप आई होप माता रानी सबको खुश रखे, हमें भी खुश रखे एंड हैप्पी। पूरे प्रदेश भर में विजयदशमी बड़े उत्साह और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। इसी क्रम में हरिद्वार में भी जगह जगह मेले और रामलीला का आयोजन हो रहा है। सेक्टर 4 में दशहरे पर 55,000 की लागत से 55 फुट का रावण तैयार किया गया, जहां पर एक और दिलचस्प बात देखने को मिली। एक ही ग्राउंड में सेक्टर 4 की कमेटी के रावण के पुतले, सेक्टर 5 की कमेटी के रावण के पुतले, एक ही ग्राउंड में दो रावण का एक साथ दहन होगा और शाम को रामलीला कमेटी के कार्यक्रम के समापन के साथ इन पुतलों का दहन किया जाएगा। हजारों की भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। रावण दहन के समय रोड प्लान और भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष टुकड़ी तैनात की जाएगी, ताकि किसी तरह की अफवाह या अव्यवस्था न फैले। पूरे देश में आज विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है और उसी के लेकर आज हम हरिद्वार के बेचल ग्राउंड पर हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रावण बने हुए हैं वह एक सेक्टर 4 का है, एक सेक्टर 5 का है और कहीं ना कहीं इन दो समितियों से मिलकर यहाँ दो रावण तैयार किए जाते हैं और उसी पे बात करने के लिए हमारे सेक्टर 4 के जो समिति अध्यक्ष हैं राजकुमार जी, उनसे बात करते हैं। इस पर्व को आज जो यहाँ पे शाम को जो रावण दहन होगा वो किस तरह से होगा और यहाँ की जो व्यवस्था है सुरक्षा को लेकर किस तरह से देखते हैं। जी राजकुमार जी, आज पूरे देश में ये पर्व मना रहा है, आज रावण दहन होगा, उसे लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप लोग धन्यवाद करता हूँ। ये जो दशहरा आयोजन है ये बुराई पे अच्छाई जीत का प्रतीक है और हम लोग 1985 से निरंतर इसी ग्राउंड में, ग्राउंड सेक्टर 4 बीएचएल हरिद्वार में निरंतर दशहरा आयोजन करते चले आ रहे हैं और भीड़ जो है निरंतर बढ़ती जा रही है। व्यवस्थाएं जितना हमसे संभव होता है हम लोग करते हैं। इस बार भी हमने प्रशासन को पूर्ण व्यवस्थाओं के लिए पत्र के माध्यम से सूचित किया हुआ है। अपनी बेल प्रबंधिकाओं को भी हमने सूचित किया हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से और हम लोगों को प्रशासन से और अपनी बेल प्रबंधिका से सभी पूर्ण व्यवस्थाएं प्राप्त होती रही हैं और हमें आशा है इस बार भी हमें सभी व्यवस्थाएं प्राप्त होंगी। अगर हम इस पर अगर बात करें तो व्यवस्था के साथ साथ जितने ये हमारा ग्राउंड में जो रावण खड़े रहते हैं, रावण के चारों तरफ एक बाउंड्री बनी रहती है जिससे कि कोई व्यवस्था गड़बड़ाए है, ये इसे देखते हुए क्या कहेंगे आप? ये जो हमने सुरक्षा दृष्टि बाउंड्री बनाई हुई है ये हालांकि कोई बहुत बड़ी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि पब्लिक के सामने ये सब व्यवस्था ज्यादा महत्व नहीं रखती है। भीड़ निरंतर बढ़ती जा रही है और हमें अनुमान है कि इस बार भी भीड़ अत्यंत
भारी भीड़ की संभावना है बढ़ेगी। हमारा भी हमने पहले प्रयास किया था कि ये जो सेक्टर में 2 पुतले खड़े हुए हैं, पहले सेक्टर 4 के अपने 3 पुतले खड़ा हुआ करते थे, परंतु सेक्टर 5 वाले यहाँ भी अपना पुतला खड़ा करते हैं। हमने निवेदन किया था प्रबंधिका से कि ये जो है पुतला हर प्रत्येक अपने सेक्टर में करते हैं, सेक्टर 5 वाले भी अपना पुतला अपने सेक्टर में ही होके, जिससे पब्लिक डिवाइड की जा सके, परंतु ऐसा संभव नहीं हो पाया है, इसलिए भीड़ यहाँ निरंतर बढ़ती जा रही है। और हमने तो अपना पूर्ण व्यवस्था की है सुरक्षा की दृष्टि, लेकिन ये ईश्वर की वह महिमा हम लोग बनी हुई है कि भाई ये दशहरा सही सलामत संपन्न होता है और होता रहेगा। की खबरें जो शाम को यहाँ पे जो आयोजित होने वाले हैं उसके लिए, या उनके बच्चे हैं या फिर बड़े हैं, उनकी चारों तरफ यहाँ पे झूले लगाए गए हैं। मैदान में पहुंचे हैं, आज यहाँ पे रावण दहन होगा, उसे लेकर क्या क्या देखते हैं? अभी हम लोग रावण देखने आए हैं जब दिन में, क्योंकि बच्चों को क्या है कि रात में थोड़ी भीड़ हो जाती है, इस वजह से हम क्या है कि दिन में अभी उनको लेकर के आए हुए हैं, ताकि कम से कम वो जो है रावण और जो है मेघनाथ दोनों को देख लें। क्योंकि रात में बहुत भीड़ हो जाती है, इस वजह से फिर लाने में जो है प्रॉब्लम होती है। कहीं ना कहीं हम अगर आपसे बात करें कि आज जो विजयदशमी का जो श्री राम ने आज के दिन जो रावण का दहन किया था, उसे लेकर क्या कहेंगे? बच्चों को किस तरह से संदेश देंगे? बच्चों को यही संदेश देना चाहेंगे कि बुराइयां होती हैं, इंसान तो रावण भी था, लेकिन जो उसके अंदर बुराई थी वो जो है हटाना जरूरी है, और आज के समय में भी लोगों को अपनी बुराई। तो चलिए फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।